नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भावार्थ रत्नाकर बहुत बड़े विद्वान थे, रामानुजाचार्य। तो उनका लिखा हुआ एक बहुत ही छोटी पुस्तक है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और स्टूडेंट से लेके ज्योतिष के जितने आचार्य हैं वो सब ये पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। और यदि आपको फलित करना है, आपको यदि ज्योतिष पे पारंगत करना है, तो ये बुक सबसे अच्छा है। और ये जो रामानुजाचार्य हैं, इनको लोगों ने कम थोड़ा सा वो किया, क्योंकि बृहद पराशर हो 3 बुक ज्योतिष में मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसमें एक लघु पराशरी है, बृहद पराशर होरा शास्त्र है, और ये रामानुजाचार्य जी का भावार्थ रत्नाकर है। तो भावार्थ रत्नाकर बहुत ही प्राचीन बुक है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यदि इसको आप सीख लेंगे, एक एक श्लोक को समझ लेंगे, तो आप ज्योतिष के पारंगत हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा वो न करके आपको सीधा शुरू करते हैं हम लोग इनका श्लोक 1 से। ये हमारा श्लोक 1 से मैं शुरू करूंगा, और पूरे बुक का मैं व्याख्या जितनी मुझ में शक्ति है और जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। और हम लोग आज आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि हमने देखो 100 वीडियो से ऊपर मैं बना चुका हूं, और हमें जो उम्मीद है आप लोगों से, वो उम्मीद हमारा पूरा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अब यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एकमात्र सेंस होता है कि लोग देखें, लोग उसको पसंद करें। तो या तो आप बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आ रहा है या पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप सब्सक्राइब करें। ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमें बल मिलेगा अंदर से। चलिए ठीक है, अगला श्लोक जो है वो देख लीजिए। मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगी अपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधि संबंधे न संशयः। अब मेष लग्न जो 12 लग्न है, उसमें पहला जो है वो मेष लग्न है। 1 नंबर की जो लग्न में है वो मेष लग्न है। और इसको मतलब काल पुरुष की पत्रिका भी बोलते हैं, काल पुरुष की पत्रिका। और ये जो मेष लग्न है, ये हमारे रेफरेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि मेष लग्न काल पुरुष की पत्रिका होने के कारण सारे भाव मतलब सारे लग्न में इसका यूज होता है। जैसे 2 नंबर की राशि मेष लग्न में धन भाव में है, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के जो स्वामी हैं, जो वृष राशि हैं, 2 नंबर के स्वामी शुक्र हुए, तो हर लग्न के लिए शुक्र जो है एक तरीके से धन का कारक हो जाएगा। और इसी तरीके से तीसरे हैं, तो ये इस मेष लग्न रेफरेंस में होता है। तो हम 12 लग्न जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मेष लग्न पे इन्होंने कई श्लोक लिखा है और कई तरीके से समझाया हुआ है। तो पहला श्लोक क्या है कि मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगी अपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधि संबंधेन न संशय। अब चतुर्थ राशि ये यहाँ पर है, और पंचम राशि यहाँ है, तो इसके पंचमाधीश और चतुर्थ के अधीश। तो मतलब चतुर्थ हो गया आपको कर्क राशि, तो इसके स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। और पंचम राशि इसके स्वामी कौन हो गए? तो सूर्य। तो अब ये बोल रहे हैं कि इनका जो संबंध है वो राजयोग कारक है। तो पराशरीय नियम से आपने सुना होगा कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यदि आपस में संबंध बना लें तो वो राजयोग बनता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि राजयोग ये बनता तो है, लेकिन ये कहाँ बनता है। और संबंधेन न संशय, तो संबंध क्या क्या होता है? तो 4 तरह के संबंध ज्योतिष में बताया गया है। एक हो गया युति, दूसरा हो जाएगा दृष्टि संबंध। अभी मैं ये समझाऊंगा कि कैसे होता है दृष्टि संबंध। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा एक्सचेंज बोलते हैं, कि जैसे चतुर्थ के स्वामी पंचम में आ जाए और पंचम के स्वामी चतुर्थ में आ जाए, तो इसको परस्पर संबंध बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। अभी इसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप इसको बोल लीजिए कि एक दूसरे के राशि के स्वामी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको। और चौथा संबंध होता है दृष्टि और युति। तो ये 4 तरह के संबंध। अब ये युति का क्या मतलब हुआ कि एक ही जगह, जैसे चंद्रमा और सूर्य यदि एक ही भाव में आ जाए तो युति संबंध हो गया। अब दूसरा क्या है कि सूर्य चंद्रमा को देख ले या चंद्रमा सूर्य को देख ले, तो भी चतुर्थेश और पंचमेश की में संबंध हो गया।
तीसरा संबंध है कि चतुर्थ के स्वामी चंद्रमा पंचम में आ जाए और पंचम के स्वामी चतुर्थ में आ जाए। तो ये तीन संबंध हो गए, तीन हो गए, एक्सचेंज वाला संबंध हो गया। और एक संबंध होता है कि मान लो ये दशम में सूर्य यहां बैठ जाए, मान लो सूर्य यहां बैठ गए, मान लो सूर्य यहां बैठ गए और चंद्रमा यहां बैठकर देख लिया सूर्य को, क्योंकि सप्तम दृष्टि में चंद्रमा ने देख लिया, तो ये दृष्टि संबंध हो गया। इसी तरीके से युति संबंध होगा। तो अब हम पहले युति संबंध की बात करते हैं कि राजयोग होता है। तो चतुर्थ, देखो इसमें क्या होता है, चतुर्थ के स्वामी चंद्रमा है। अब मान लीजिए यहीं पे मैं कर देता हूं, केंद्र में सूर्य और चंद्रमा यदि बैठ गए, मतलब चतुर्थ राशि में। अब यहां क्या है कि चंद्रमा एक साथ होने के कारण, सूर्य के साथ होने के कारण चंद्रमा जो है वो अस्त हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में चंद्रमा अस्त हो गया तो चंद्रमा का फल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यदि ये युति संबंध हो, सूर्य और चंद्रमा का चतुर्थ में एक साथ यदि युति हो गया, तो चंद्रमा का अस्त शायद 12 डिग्री होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 12 डिग्री होना चाहिए, वो आप चेक कर लेना डिग्री। तो लेकिन 12 डिग्री से कम होगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सूर्य चंद्रमा की अंतर्दशा होगा तो थोड़ा कम फल होगा, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा होगा तो बहुत ही अच्छा फल होगा, राजयोग का फल होगा। अब राजयोग होता क्या है, तो धन से लेके हर तरीके का सुख राजयोग में मिलता है। पराशरीय नियम ही है कि चतुर्थ और मतलब चतुर्थ पंचमेश नहीं, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यदि संबंध बनाए तो ये पराशरीय नियम है। अब यहाँ पे चतुर्थ, तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा यहाँ आ गए। अब यदि पंचम में सूर्य और चंद्रमा आ गए तो अब यहाँ पे देखो कि पंचम के अधिपति ऑलरेडी है तो भावेश भाव में है, और चंद्रमा यदि यहाँ आ गए तो भी ये संबंध, तो संबंध बन जाएगा। दूसरा क्या है कि सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ लाभ भाव में बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ लाभ भाव में बैठ जाए, तो यहां से सप्तम दृष्टि चंद्रमा दे रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा अस्त भी नहीं है, तो ये भी अच्छा संबंध हो जाएगा। और चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं तो ये संबंध हो गया। तीसरा संबंध क्या हो सकता है, या तो त्रिकोण में हो जाए, और एक संबंध ये भी हो सकता है मान लो चंद्रमा यहां बैठ जाए और सूर्य यहां बैठ जाए। अब ऐसी परिस्थिति में ये पूर्णिमा के आसपास का होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये पूर्णिमा के आसपास में हो जाएगा, तो चंद्रमा शुभ होगा। और यहाँ पे दृष्टि संबंध बना लिया तो ये भी बहुत अच्छा राजयोग हो जाएगा। अब ये राजयोग सप्तम में भी हो सकता है, लग्न में भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे चंद्रमा आ गया और यहाँ पे सूर्य आ गया, तो ये दृष्टि संबंध बना लिया तो भी ये राजयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से चतुर्थ पंचमाधीश का जो संबंध है वो राजयोग कारक होगा। लेकिन अब क्या होगा कि यही संबंध यदि अष्टम में हो जाएगा तो उतना अच्छा फल नहीं होगा। राजयोग होगा लेकिन बहुत अच्छा राजयोग नहीं होगा। यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे बना दी सूर्य और चंद्रमा आ जाएगा, मान लो सूर्य और चंद्रमा यहाँ आ गया अष्टम में, तो अष्टम में होने के कारण, हालांकि सूर्य को बताया जाता है सूर्य और चंद्रमा दोनों के लिए अष्टम का दोष नहीं होता है, लेकिन अष्टम का दोष नहीं होता ये नहीं है, अष्टमेश का दोष नहीं होता। तो यहाँ अष्टमेश नहीं है, यहाँ अष्टम में सूर्य और चंद्रमा यदि बैठे तो ये उतना अच्छा राजयोग नहीं होगा। अब अगले इसमें हो सकता है जरूरत पड़े तो यहाँ पे एक और मैं आपको चीज समझा देता हूं, वो होता है केंद्राधिपति दोष। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो मैंने पहले भी किसी अपने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है, केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष अब ये क्या है कि पराशरीय सिद्धांत है कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और केंद्र के स्वामी यदि अशुभ ग्रह हो तो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। तो ये दोष जो है खास करके गुरु और शुक्र को ज्यादा लगता है, क्योंकि गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ होते हैं। तो ये यदि केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो उनमें केंद्राधिपति दोष हो जाता है। यहाँ पे देख लो कि शुक्र को केंद्राधिपति दोष लग रहा है क्योंकि सप्तम के स्वामी है। अब 10वीं राशि शनि होंगे
तो इनको भी वो लगेगा केंद्राधिपति दोष। लेकिन क्या है, ये अशुभ ग्रह है शनि, तो यहाँ पे अशुभता छोड़ देंगे, मतलब शनि यहाँ पे शुभ हो जाएगा। तो इस तरीके से केंद्र, तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। मेष लग्न तुझा, मेष लग्न के जातक के लिए चतुर्थ और पंचम का यदि संबंध हो जाए तो ये राजयोग बनता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये हमारे भावार्थ रत्नाकर का पहला श्लोक है। अब इस तरीके से आप एक एक श्लोक पे हम जाएंगे। अब हम अगली श्लोक की बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।